हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बीएससी नर्सिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं या फिर सरकारी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर इसके लिए सिलेबस क्या रहता है, आपका जो पेपर होता है इसके लिए जो आपको देना होता है, जिसके बेसिस पर ही फिर आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलर्ट किए जाते हैं बोर्ड की ओर से। तो ये सारी चीज़ें हम जो ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहती है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पर बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके जैसे ही वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी डिटेल में ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर बताया गया है। डिटेल में यहाँ पर जो है लिखा गया है, बोर्ड के बारे में भी दोस्तों बताया गया है, लेकिन मैं आपको जो खास तौर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपके लिए जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको जो है वो थोड़ी सी हेल्प जो है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर 30 मार्च 2024 को फॉर्म लगना शुरू हुए थे और 13 अप्रैल 2024 को यहाँ पर फॉर्म क्या थे, क्लोज हो गए थे। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए फिल किए जाते हैं सबसे पहले, तो 30 मार्च को शुरू हो गए थे 30 मार्च 2024 को, और 13 अप्रैल 2024 को फॉर्म की डेट जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब आगे भी आपका जो 2025 होगा तो सेम आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर 30 मार्च था तो वहाँ पर भी 30 मार्च या मार्च के महीने में मार्च 2025 में आपका जो फॉर्म वगैरह है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, मेरी बहनों को जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं, अगर उनको पहले से ही ये पता होगा सिलेबस क्या है, क्या हमें तैयार करके जाना है, तो वो अपना जो सिलेबस है वो पहले से ही आप तैयारी करोगे, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे और आपकी जो रैंक वगैरह है वो भी वहाँ पर अच्छी मिलेगी। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो है चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर हम बात करें सबसे बड़े डिफरेंस की, तो आप जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं, मतलब गवर्नमेंट से अगर आप अपनी बीएससी कंप्लीट करोगे तो ये आपके कम खर्चे में हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट में आपका खर्चा जो है ये बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से पेपर जो है वो दे पाओ और आपकी जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे मिल सके, जिस बेसिस पर आपका जो मेरिट है वो भी एक अच्छा मेरिट जो है वो तैयार हो सके। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप बीएससी का फॉर्म भरना चाहेंगे तो ये इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही विजिट करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है कि www.jkbhopi.gov.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिस पर जाकर आपको जो फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करना होता है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब कौन लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह, एज क्या होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। साथ में कम से कम तो आप 17 साल के पूरे हो जाने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 17 साल के आप हो जाने चाहिए। यहाँ पर है 31 दिसंबर 2024, मतलब 2024 में जो यहाँ पर ये मतलब नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसके लिए जो आपकी एज है बीएससी नर्सिंग की वो देखी जाएगी 31 दिसंबर 2024 तक। तो 31 दिसंबर 2024 तक कम से कम एटलीस्ट आप 17 साल के हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है।
इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी होगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, आप बस यहाँ पर देखते रहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 12th पास तो आपका होना चाहिए और कम से कम मिनिमम आपके 45% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए दोस्तों, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि 12th क्लास में आपके जो मार्क्स परसेंटेज है वो मिनिमम 45% तो होनी चाहिए। अगर 45% से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम से कम इतने तो होने चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप 12th में जो है अपीयरिंग है, मतलब आपका रिजल्ट वगैरह मान लीजिए कि नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो है बताया गया है कि आप बीएससी में जैसे एग्ज़ाम वगैरह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बोर्ड की ओर से सीईटी लिया जाता है सबसे पहले। सीईटी का क्या मतलब होता है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर आपका 12th में मान लीजिए कि अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, पेंडिंग है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में बैठ तो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको ये रिकॉर्ड वगैरह अपना दिखाना होगा कि आपका जो, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज, कोई कॉलेज आपको मिल गया, तो कॉलेज तो आपसे सारी फॉर्मेलिटी लेगा ना दोस्तों, 12th का जो मार्क्स कार्ड वगैरह होगा, तो वो उस टाइम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, या फिर काउंसलिंग के टाइम तक आपका सारा जो है वो पिछला क्लियर हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और उसमें आपकी जो है पास हो जानी चाहिए। और परसेंटेज तो मैंने अभी आपको बताई, 40% तो मिनिमम आपकी होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें बीएससी पारा मेडिकल कोर्सेज की, तो बीएससी पारा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके पास होनी चाहिए एक तो डोमिसाइल, दूसरी दोस्तों 17 साल के आप होने चाहिए कम से कम, तीसरा यहाँ पर 12th पास आप होने चाहिए, और 12th में भी यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो दोस्तों होनी चाहिए 50%। 50% समझ में आ रहा है ना? 50% मिनिमम, और इससे ज़्यादा फिर जितने मर्जी हों। ठीक है, तो 50% कम से कम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी वगैरह से, उनके लिए 40% रखे गए हैं। तो आप ये माइंड में लेकर चलिए कि 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? फिजिक्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए 12th में आप साइंस होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, तो मेडिकल में आपके बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके की जो सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में अगर होंगे, तो यहाँ पर ये जो है हर जगह मेडिकल लाइन में आपको ये जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो मांगा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फिर से यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप 12th में अपीयरिंग है, रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, इसमें भी सेम है, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए आगे चलकर आपका 12th, आपको वहाँ पर दिखाना होगा कॉलेज को। इसके अलावा लेटरल एंट्री, जो भी स्टूडेंट हैविंग ऑब्टेन डिप्लोमा, मतलब आपके पास अगर डिप्लोमा वगैरह है ना, इन कंसर्न स्ट्रीम हैविंग पास 10+2 विद फिजिक्स, मतलब लेटरल एंट्री टू द स्टूडेंट हैविंग ऑब्टेन डिप्लोमा। तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि डिप्लोमा वगैरह है, तो आप लेटरल एंट्री में जो है वो मतलब जो है एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, एडमिशन लेने का आप सोच रहे हैं इस तरीके से, हैविंग पास्ड 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड डिप्लोमा इन पर्टिकुलर स्ट्रीम एंड रजिस्टर्ड पैरामेडिकल काउंसिल। तो लेटरल एंट्री के लिए क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं, और आपके पास डिप्लोमा है, और आप रजिस्टर्ड हैं पैरामेडिकल कॉन्जेंट के पैरामेडिकल काउंसिल से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम जो है बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो कि सिक्किम, सोरा, श्रीनगर में कराए जाते हैं स्पेशली, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यूटी की आपके पास होनी चाहिए डोमिसाइल। उसके बाद दोस्तों 10+2 यानी 12th आप होने चाहिए साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट से, और एंड इंग्लिश थ्रू रिकॉग्नाइज बोर्ड, और जिसमें आपके 50% मिनिमम होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी से किसी आते हैं तो 40% होने चाहिए।
साथ ही साथ 17 साल के आप हो जाने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल के कम से कम हो जाने चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट ईयर होगा 31 दिसंबर जैसे 2025 तक आप क्या होने चाहिए, कम से कम 17 साल के होने चाहिए, या फिर जो भी उस टाइम पर जो है कंडीशंस होंगी, अगर चेंज भी हो जाएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यही सारी चीज़ें लेकर जो है चलना है। फिर थोड़ा सा नीचे जो है स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के हिसाब से आगे फिर इन्होंने रिजर्वेशन का परसेंटेज बताया है। इनको अगर आपने देखना है तो देख लीजिए, वैसे मैंने कई सारी वीडियोस में बता ही दिया है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए फ़ीस के बारे में बोर्ड ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। फ़ीस के रिगार्डिंग में बोर्ड का ये कहना है कि बोर्ड जो है वो किसी भी तरह से कॉलेज के साथ मतलब जो है इनका फ़ीस के रिगार्डिंग में कोई भी लेना देना नहीं है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। मतलब बोर्ड और कॉलेज इनका आपस में कोई फ़ीस को लेकर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी कॉलेज वहाँ से मान लीजिए कि बोर्ड को ये बताता है कि हमारे कॉलेजेस में इतनी सीट्स खाली हैं, तो बोर्ड क्या काम करता है, सीट फिलिंग का काम करता है, ठीक है ना। एक आपका एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कराएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिर वहाँ पर जो भी आपके मार्क्स वगैरह आते हैं उस बेसिस पर मेरिट बनता है, मेरिट पर फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर जो भी कॉलेजेस से उनको बोर्ड को ये आता है कि किस कॉलेज में कितनी क्या सीट्स जो हैं वो मतलब यहाँ पर जो है फिलअप करनी है, तो बोर्ड उसी तरीके से जो है फिलअप करता है, काउंसलिंग में जो है वो सेलेक्ट करता है वो कैंडिडेट्स को एक तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीस का कोई लेना देना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर इनके बोर्ड की ओर से कहना है कि भैया आपकी ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले एक बार उस कॉलेज से आप पता कीजिए कम से कम कि इस वाले ईयर मतलब मान लीजिए 2024 में आप एडमिशन ले रहे हैं या 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आप एक बार पता कीजिए कि 2024 में वो जो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें फ़ीस क्या जो है वो चार्ज की जा रही है, या 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 2025 में वो जो कॉलेज है वो कितनी फ़ीस जो है वो आपसे चार्ज करने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कीजिए, तभी जाकर आप कॉलेज को में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो ये जो है ऑनलाइन ही जो है फिलअप किया जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको www.jkbhupi.gov.in पर जाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये होती है 1000 रुपया दोस्तों, 1000 रुपया आपको पे करना होता है। ये आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, नेशनल क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट जो है ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे उसमें आपको इसी तरह से अपना नाम वगैरह फिल करना है, इस तरह से अपना फादर नेम वगैरह फिल करना है। ये इसलिए बताया जाता है दोस्तों ताकि आप कोई भी मिस्टेक जो है वो फॉर्म पे ना कर सको, इसलिए सैंपल से आपको समझाया जाता है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से डब्बे में जो है वो फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी होती है ऑनलाइन, तो देखिए सबसे पहले आपको डोमिसाइल जो है वो चढ़ानी होती है। इसके अलावा अगर 12th का जो आपका मार्क्स कार्ड रहता है वो भी आपको चढ़ाना होता है, अपलोड करना होता है, और 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होती है। ये इसलिए करनी होती है क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको ये चढ़ानी होती है। इसके अलावा कोई भी आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है, मतलब कोई भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो वो भी आप दोस्तों अपलोड करोगे। दोस्तों ये इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाए, और फिर आपके अंदर जो है ना कोई भी मतलब डाउट ना रहे कि भाई क्या अपलोड करना है, कब अपलोड करना है, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें मतलब किसी भी बात को लेकर आपका इसके रिगार्डिंग में डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक एक लाइन करके समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की, यानी आपको फ़ोटो अगर अपलोड करना होगा या सिग्नेचर अपलोड करना है या फिर थंब का जो इम्प्रेशन होता है, जो अंगूठा मतलब चढ़ाना होता है, तो वो आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो देखिए
जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन की जो इमेजेस हैं, जो फोटोज़ हैं, वो आपको या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके अलावा अगर किसी भी और अदर फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होने वाला है। और जो मैक्सिमम साइज़ होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का, वो 10 से लेकर 50 केबी तक अगर है तो वो अपलोड हो जाएगा फ़ोटो। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, मैक्सिमम साइज़ है 50 केबी, मिनिमम है 10। तो 10 से 50 केबी तक अगर फ़ोटो का साइज़ आता है वो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ दोस्तों अपलोड नहीं होगा। अब देखिए जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे वो फ़ोटो देखिए किस तरीके से आपने खींचना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका फ़ोटो होगा, नीचे आपका नाम और जिस भी डेट को आपने फ़ोटो खींचा होगा वो डेट आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करोगे। तो ये सैंपल के तौर पर बताया गया है कि इसी तरीके से आपको अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करना है। और ये जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिना गॉगल के या बिना केप के आपने खींचा होना चाहिए। अगर नेचुरल ही आपके स्पेक्स वगैरह लगा है तो वो तो अलाउड है, लेकिन इसके अलावा कोई भी केप या फिर गॉगल वगैरह आपको लगा के स्टाइल वगैरह नहीं मारना है दोस्तों। इस किस्म का कोई भी फ़ोटो जो है वो नहीं चढ़ाना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सिलेबस वगैरह क्या रहता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड के बारे में लिखा गया है। तो एडमिट कार्ड क्या है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर टेस्ट सेंटर या वेन्यू विदाउट वैलिड एडमिट कार्ड इन ओरिजिनल। तो देखिए एडमिट कार्ड के बिना जिस भी जगह पर आपका सेंटर बनेगा, आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, तो आपको बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे दोस्तों। ओके, तो ये लेकर ही आपको जाना है, बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ एक और भी आपको अपने साथ में आईडी रखनी होती है, जैसे कि पैन कार्ड रख दिया, आधार कार्ड रख दिया या वोटर आईडी रख दिया या कोई भी पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास है, वो आप एक आईडी तो कम से कम आप अपने साथ में रखोगे एडमिट कार्ड के अलावा। एडमिट कार्ड के साथ में एक और आईडी आपको रखनी है और एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है जो सेंटर बनेगा वो दोनों जगह पर होगा, जम्मू में भी श्रीनगर में भी होगा, लेकिन जो भी आपके एडमिट कार्ड पर एक बार सेंटर आपको दिया गया वहाँ पर ही आपको जाना पड़ेगा। वो किसी भी केस में फिर चेंज नहीं होने वाला है, मतलब एक बार आपको सेंटर मिल गया तो मिल गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो मीडियम रहेगा पेपर का वो इंग्लिश में रहेगा, सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होंगे, सबके लिए सेम होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर देखना है। तो साथ ही साथ दोस्तों जो क्वेश्चन बुकलेट हो, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ये एक बुक की तरह मिलेगा, एक किताब की तरह मिलेगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 180 क्वेश्चंस होंगे। और 180 क्वेश्चंस को जो है करने के लिए द क्वेश्चन बुकलेट मस्ट हैव 180 क्वेश्चंस। और यहाँ से पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेपर। ये एक सिंगल पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होंगे, 3 सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे। टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चंस जो हैं हर सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का पेपर जो है, मतलब 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन का, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसका आप रॉन्ग आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कितने काटे जाएंगे, -0.25 के ये मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो। देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एक सिंगल पेपर रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों सब्जेक्ट से। 3 घंटे का टाइम आपको करने के लिए दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.25 की। ठीक है, ये मार्क्स माइनस किए जाते हैं हर एक गलत आंसर देने पर, किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर। जो क्वेश्चन पेपर होता है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, मल्टीपल चॉइस के आंसर्स होते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस होंगे, 4 आपके पास चॉइसेस होंगी, जिसमें आपको एक राइट जो भी आंसर लगता है उसको आपने चूज़ करना होता है। और ये जो आपको आंसर करना होता है इसके लिए आपको अलग से OMR आंसर शीट दी जाती है। देख सकते हो यहाँ पर OMR आंसर शीट दी जाती है,
जिस पे जो है आपको क्या करना होता है, जो है मतलब जो सर्कल है वो करना होता है। मतलब आंसर देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर भी इन्होंने समझाया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन नंबर 1 है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, नंबर 3 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेजर में मिला था। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी कि 11वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो किस तरीके से आप ओ एम आर आंसर शीट जो मिलेगी उसमें किस तरीके से आप ये आंसर करोगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13। तो 11वें का क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है राइट। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सर्कल किया है, 11वें क्वेश्चन के आगे सेकंड ऑप्शन है राइट। तो यहाँ पर सेकंड पे इन्होंने इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल को डार्क किया है। तो और साथ में नीचे लिखा है कि यही तरीका है आंसर देने का, सही तरीका है ये वाला। और अगर ये दूसरा तरीका यहाँ पर जो बताया गया है फिगर 2 में, तो ये है एक गलत तरीका आंसर देने का। जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से टिक करते हैं कि 11वें क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो आप इस तरीके से टिक करोगे मान लीजिए सर्कल के अंदर, तो ये गलत तरीका है, इसमें आपके मार्क्स काटे जाएंगे। आपको इसी तरीके से क्या करना है, सर्कल को फिल करना है। सर्कल से बाहर भी मतलब आपने फिल नहीं करना है, और ना ही आधा सर्कल आपने फिल करना है। इस तरह से आपने पूरा सर्कल फिल करना है, तभी जाकर आपको मार्क्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये सैंपल हैं, ये बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। जो पहली बार OMR शीट फिलअप कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझा दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई भी आपको मिस्टेक वगैरह ना लगे। इसलिए इसके अलावा आपको पता है दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में ना ही मोबाइल फ़ोन्स लेना अलाउड, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना अलाउड होता है, ठीक है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी होती है, वॉच होती है, वो भी अलाउड वगैरह नहीं होती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको लेनी वहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये बेस्ड है 12th क्लास पर। तो 12th में आपका जो सिलेबस होता है वही आपको पढ़कर जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 12th के बेसिस पर ही ये आपका एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग का। तो इसलिए आप 12th में अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो भी पहले से आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छा खासा आपको टाइम जो है अभी भी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे चलकर BSc करने का सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको ये करना ही चाहिए दोस्तों, पहले से तैयारी जो है करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फिज़िक्स से आपको पूछे जाएंगे टोटल जो है वो 60 मार्क्स का, जिसमें से फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जैसे जो यूनिट है यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन तैयारी आपको ये सारे सब टॉपिक्स का करके जाना है, ठीक है ना। इस तरह से जो काइनेमेटिक्स है, यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स का, तो इसमें से देखिए सब टॉपिक्स आपको क्या क्या तैयार करने हैं, इस यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों मार्क्स 3 मार्क्स का। इसी तरह से फिर लॉज ऑफ मोशन से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से दोस्तों 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन यूनिट से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्या क्या तैयार करना है यहाँ पर आप देख लीजिए। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर की बात करें, यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में आप तो जानते हैं दोस्तों नीचे कितने सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑसिलेशंस एंड वेव से 4 मार्क्स का दोस्तों पूछा जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर से यूनिट देख लीजिए और नीचे सब टॉपिक्स देख लीजिए जो आपको तैयार करके जाना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ से भी क्या है 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ के जाना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ के जाना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, मोबिलिटी एंड दियर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, VI कैरेक्टरिस्टिक।
ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के दोस्तों जानी है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी से मैंने ये टॉपिक्स भी जो हैं जो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, अगर आपको वो समझने होंगे तो आप वो भी देख सकते हो दोस्तों चैनल पर जाकर। जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो चैनल है वहाँ पर अपलोड कर ली है, ठीक है। कार्बन रजिस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें, और इसी तरह से दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं आपको तैयार करके जाना है यहाँ से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स के जो यूनिट है यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से ऑप्टिक्स आपको तैयार करके जाना है, यहाँ से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियस से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। फिर सेम इस तरीके से केमिस्ट्री की बात करें तो हर एक जो भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों वहाँ से 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल कितना हो गया 180। ओके, तो अब 60 मार्क्स का तो हो गया फिजिक्स से। अब आई केमिस्ट्री की बारी। देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या तैयार करना है, तो केमिस्ट्री में है केमिकल, अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। सोल्यूशन से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से दोस्तों केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको S&P ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरान फैमिली क्या है, कार्बन फैमिली कौन है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इंक्लूडिंग लेंथोनाइड्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। नोमेनक्लेचर और बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप सेकंड से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप थर्ड से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से 3 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर पॉलीमर्स से भी यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा, यानी सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक्स 20 टॉपिक्स यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, और इसमें भी सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है। यानी कि देखा जाए तो ये पूरे का पूरा 1 साल की पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो अगर पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पढ़ते जाएंगे दोस्तों, टच में रहेंगे, तो आप अच्छे से जो है पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो मतलब रैंक है वो अच्छी आपकी डेफिनेटली आएगी दोस्तों। फिर बायो से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से भी 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। बायो में क्या है, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से 3 मार्क्स का यहाँ से वेटेज है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट से 3 मार्क्स का है। प्लांट साइकोलॉजी से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पर वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। प्लांट साइकोलॉजी से मतलब यहाँ से जैसे डिफ्यूजन, यहाँ से पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस। तो देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से वेटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर जेनेटिक्स से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 5 मार्क्स का है। इस तरीके से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से 2 मार्क्स का। फिर हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से बात करें अगर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से
तो यहाँ से यूनिट नंबर 10 से देखिए 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी यहाँ से भी ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ के जाना है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे मोड्स ऑफ एक्सक्रिएशन यहाँ पर बताया गया है, लंग्स, लिवर, स्किन, तो काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें पढ़ के आपको जानी है, जैसे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन जो है वो बनता है, इस तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मोड्स ऑफ एक्सक्रिएशन, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स का वेटेज है, 6 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के बारे में आपको पढ़ना होता है इसमें। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी होती है दोस्तों। फिर यहाँ पर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस तरीके से। फिर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये है दोस्तों सिलेबस जो कि आपको तैयार करना है। तो अगर आप पहले से तैयारी करोगे तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।